हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। इस गवर्नमेंट सीरीज़ के एपिसोड में हम 2 वीडियोस देख चुके हैं। ये थर्ड वीडियो है। मैं ट्राई कर रहा हूँ मैं सारे गवर्नमेंट स्कीम्स जो इंपॉर्टेंट है अपकमिंग एग्ज़ाम्स के लिए, स्पेसिफिकली नाबार्ड मेंस और आने वाले एग्ज़ाम्स जहाँ पर भी इकोनॉमिक एंड सोशल इश्यूज़ टॉपिक रहता है आपका, तो वहाँ पर वो पूछते हैं सोशल इश्यूज़ से रिलेटेड स्कीम्स के बारे में। तो हम अभी करेंगे मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर के जितने भी इंपॉर्टेंट स्कीम्स हैं। कुछ स्कीम्स ऐसे हैं जो मैंने पुराने डॉक्यूमेंट में कर लिया है, तो मैं उसको यहाँ पर नहीं करूँगा। जितने इंपॉर्टेंट स्कीम्स बच गए हैं मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर के, वो यहाँ पर कंप्लीट किया जाएगा। ये मेरे नोट्स हैं जो आप सामने स्क्रीन पे देख रहे हैं। इस नोट्स के ही थ्रू हम रिवाइज़ करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला स्कीम है प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि। ये स्कीम लॉन्च किया गया था 24 फेब 2019 को गोरखपुर उत्तर प्रदेश से मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर के द्वारा। ये एक सेंट्रल सेक्टर स्कीम है, मतलब पूरा का पूरा जो एक्सपेंस है वो बियर करती है सेंट्रल गवर्नमेंट। ये रेट्रोस्पेक्टिवली लॉन्च हुआ है 1 दिसंबर 2018, यानी कि लॉन्च डेट है इसका 2019 में, लेकिन ये लागू होता है 2018 1 दिसंबर से ही। जितने भी लैंड होल्डर फार्मर्स हैं उनको इनकम सपोर्ट दिया जाता है। लेकिन क्या सारे के सारे किसान? नहीं। पहला क्राइटेरिया है ऑल द लैंड होल्डर फार्मर्स। पहले ये सिर्फ और सिर्फ स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स के लिए लॉन्च किया गया था। उसके बाद एनी लैंड होल्डर फार्मर इसमें कवर्ड है, एक्सेप्ट देयर आर सर्टेन एक्सक्लूजन्स कि अगर आप किसान हैं बट यू आर होल्डिंग सम इंस्टीट्यूशनल पोस्ट, देन यू आर नॉट एलिजिबल अंडर दिस स्कीम। फाइन। सो ऑल दोज इंस्टीट्यूशनल लैंड होल्डर्स with one or more members belonging to constitutional post, मिनिस्टर, MP, MLA, ये सारे एक्सक्लूडेड हैं, इसमें कवर्ड नहीं है। देन पेंशनर्स विथ पेंशन मोर देन 10,000, अगर आप पेंशनर हैं और आपकी पेंशन 10,000 से ज़्यादा है, यू आर ऑल्सो नॉट कवर्ड। इनकम टैक्स पे ही हैं आप भी कवर्ड नहीं होंगे। और जो प्रोफेशनल्स हैं लाइक डॉक्टर्स, CA एक्सेट्रा, वो भी कवर्ड नहीं है, और NRIs भी कवर्ड नहीं है। सो दीज आर एक्सक्लूजन्स, दे आर नॉट कवर्ड अंडर द स्कीम। हु ऑल आर कवर्ड? ऑल द फार्मर्स एक्सेप्ट दीज, बट कंडीशन क्या है? उनके पास उनकी ज़मीन होनी चाहिए। दैट इज़ लैंड होल्डर फार्मर्स आर ओनली कवर्ड। एक बैकग्राउंड देख लेते हैं कि हमारे यहाँ कितने बेनिफिशियरीज़ हो रहे हैं एज़ पर एग्रीकल्चर सेंसस 2015-16 के हिसाब से। तो 14 करोड़ टोटल बेनिफिशियरीज़ हैं। एक और प्रोविज़न है इस स्कीम के अंतर्गत कि 5% बेनिफिशियरी का फिजिकल वेरिफिकेशन मैंडेटरी। हर साल जितने भी बेनिफिशियरी, उसमें से 5% ऐसे बेनिफिशियरी होने चाहिए जिनका फिजिकल वेरिफिकेशन किया जाएगा कि वेदर दे आर गेटिंग दी इनकम सपोर्ट अंडर दिस स्कीम और नॉट। तो ये इनकम सपोर्ट कितना मिलता है? ₹6,000 पर ईयर, 2,000 एवरी ट्राइमेस्टर, यानी कि क्वार्टरली बेसिस पे 2-2 हज़ार रुपये करके 3 बार 6,000 रुपीज़ उनको मिल जाता है। सो दीज आर द 3 क्वार्टर्स मेंशन्ड हियर। दिस इज गिवन थ्रू DBT मोड। अ फार्मर हु विश टू गेट बेनिफिट अंडर द स्कीम कैन एनरोल हिमसेल्फ at common service center, and the identification of beneficiaries based on self-declaration. The list is valid for 1 year, which is updated with upgradation of land records. Land record के upgradation के साथ beneficiary का list भी upgrade होता है. Fine. Another important point under the list of exclusions include all the agricultural land which are not being used for agricultural purposes. ऐसा नहीं है कि आपके पास जो एग्रीकल्चर लैंड है उसका आप नॉन एग्रीकल्चर पर्पस के लिए यूज़ कर रहे हैं और वो लैंड के बिहाफ में आप ये इनकम सपोर्ट आपको मिलेगा। नो, यू आर नॉट गोइंग टू गेट एनी काइंड ऑफ इनकम सपोर्ट इफ़ योर लैंड इज़ बीइंग यूज्ड फॉर नॉन एग्रीकल्चर पर्पसेस। नॉन कल्टिवेबल माइक्रो लैंड होल्डिंग्स आर ऑल्सो excluded. An important note here is KCC facility should be given to all the किसान बेनिफिशियरीज। किसान सम्मान निधि बेनिफिशियरी जितने हैं उन सबको KCC फैसिलिटी मिलना चाहिए, किसान क्रेडिट कार्ड फैसिलिटी मिलना चाहिए। तो ये पहला स्कीम कवर हो गया है, बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिवली कवर किया गया है। लिस्ट ऑफ एक्सक्लूजन्स, कब लॉन्च हुआ, कहाँ से लॉन्च हुआ और कितना इसमें अमाउंट मिलता है। आई थिंक वी हैव कवर्ड almost everything under this scheme. Let's move to the next scheme. The next scheme on the screen you can see is Pradhan Mantri Kisan Maan Dhan Yojana. So Pradhan Mantri Kisan Maan Dhan Yojana was launched in 2019 by the Ministry of Agriculture and Farmers Welfare. The pension fund manager under the scheme is LIC. This is a central sector scheme. Again, 100% cost will be borne by the central government. This is a pension scheme which is meant for only and only small and marginal farmers. That is those farmers with land holding less than 2 hectare. So this is a Kisan Mandhan. Mandhan is basically pension. आप अभी
कंट्रीब्यूट करते जाएं. इफ़ यू आर lying in the age bracket of 18 to 40 years, you can voluntarily contribute for your pension payment after you attain the age of 60, and this pension fund manager is LIC. Then the premium contribution can be made by जो PM किसान बेनिफिशरीज हैं, वो PM किसान के अंदर के जो उनको 6,000 रुपये मिलता है, उसी अमाउंट से वो सीधे चूज़ कर सकते हैं कि डिडक्ट करा दें अपना अमाउंट जो प्रीमियम उनको पे करना है प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना के अंतर्गत. कितना प्रीमियम देना होता है? ₹55 to 200 पर मंथ. और आप चूज़ कर सकते हैं कि ये जो पर मंथ का हिसाब है 55 रुपये से 100 रुपये, डिपेंडिंग कि आप किस एज पर एंटर कर रहे हैं इस स्कीम में. 18 to 40 ईयर्स अगर आप लेट एंटर कर रहे हैं तो यू विल हैव टू पे मोर एज प्रीमियम, और जल्दी एंटर कर रहे हैं इस स्कीम में तो 55 रुपये ही महीने के हिसाब से आप तो आपका काम चल जाएगा. एंड यू हैव द ऑप्शन टू डिसाइड इफ़ यू वांट टू कंट्रीब्यूट आइदर ऑन क्वार्टरली और हाफ ईयरली बेसिस. ये भी आपके पास ऑप्शन है. एंड द इक्वल अमाउंट इज कंट्रीब्यूटेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट एज वेल. फाइन. इफ यू वांट टू एग्जिट फ्रॉम द स्कीम within the 10 years of enrollment, then only your contribution along with interest will be payable to you. जो भारत सरकार का कंट्रीब्यूशन होगा वो आपको नहीं मिलेगा. ये एक तरह का डिसइंसेंटिव है ताकि आप स्कीम को छोड़ के ना जाएं, आप कंटिन्यू करें इस स्कीम में. If the subscriber dies, the spouse is only eligible, and that too only 50% of pension would be given to the spouse after the subscriber's death. Free registration again is done at CSC, and Government of India provides ₹30 to CSC per beneficiary. ठीक है. And here are also certain exclusions which are same as those under the PM किसान स्कीम कि आप इंस्टीट्यूशनल लैंड होल्डर नहीं होने चाहिए, आपकी पेंशन 10,000 से ज़्यादा की नहीं होनी चाहिए. फिर और जो बहुत सारे एक्सक्लूजन्स जो हमने देखे थे PM किसान कि आप कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट पे नहीं हो, या फिर आप इनकम टैक्स पे ही नहीं हो, आप प्रोफेशनल नहीं हो जैसे कि CA, डॉक्टर, तो ये सारे एक्सक्लूजन्स यहाँ पे भी हैं. आप एलिजिबल नहीं होंगे किसान मानधन योजना में अगर आप वो एक्सक्लूजन क्राइटेरिया को में आते हैं तो. उसके अलावा SMF दैट इज़ स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर ऑलरेडी एनरोल्ड इन सिमिलर स्कीम्स. अगर आपने पहले से अपने आप को एनरोल करा रखा है NPS, EPFO, SIC, प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन स्कीम्स में, तो आप प्रधानमंत्री किसान मानधन में, मतलब एक बार में एक तरह के पेंशन वाले स्कीम्स में आप एक से ज़्यादा वाले में नहीं कर सकते अपने आप को एनरोल. तो ये एक्सक्लूजन क्राइटेरियाज है. ठीक है. अब हम मूव करते हैं अपने अगले स्कीम में. दो स्कीम हमने बहुत ही क्विकली कर लिया है, 5 मिनट लग रहा है एक स्कीम करने में. दैट इज़ गुड इनफ टाइम. ठीक है, इतना टाइम तो देना ही पड़ेगा. चलिए, तीसरा स्कीम है ENAM, नेशनल एग्री मार्केट प्लेस. ये 2016 में लॉन्च किया गया था. अगेन मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर. इंप्लीमेंट कौन करता है? स्मॉल फार्मर्स एग्री बिजनेस कंसोर्टियम 2016, इम्प्लीमेंटेड बाय SFAC, स्मॉल फार्मर्स एग्री बिजनेस कंसोर्टियम. बेसिकली यहाँ पर क्या है, एग्रीकल्चरल मार्केट को ऑनलाइन लेकर के जाना है. जितनी भी मंडीज़ होती हैं उनको ऑनलाइन लेकर के जाना, और जो फिजिकल मंडीज़ हैं उनको इंफ्रास्ट्रक्चर रिलेटेड एक्टिविटीज़ में सपोर्ट करना. हर मंडी को 75 लाख रुपए दिया जाएगा फॉर इंफ्रास्ट्रक्चर रिलेटेड एक्टिविटीज़ लाइक कंप्यूटर, इंटरनेट, शॉर्टिंग, ग्रेडिंग, पैकेजिंग, बायो कंपोस्टिंग फैसिलिटीज़ के लिए. अभी हमारे यहाँ 1000 APMCs ENAM से जुड़ चुके हैं. APMC होता है एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस मार्केटिंग कमेटी. ये हर स्टेट का अपना एक्ट होता है जिसके थ्रू वो मंडीज़ को रेगुलेट करते हैं, अपने एग्रीकल्चरल मार्केट को रेगुलेट करते हैं. तो जितने APMCs हैं भारत में उनको धीरे धीरे लिंक करना है. 1000 ऑलरेडी हो चुका है ENAM प्लेटफॉर्म पे, 1000 और करने हैं. All those willing states to enact provisions in their APMC Act for promotion of e-trading by their APMC. मतलब APMC को ऑनलाइन लेकर के आना. दिस इज़ ऑल अबाउट ENAM, ताकि ट्रांसपेरेंट ऑनलाइन ट्रेडिंग हो, ज़्यादा एक्सेसिबिलिटी मिले सारे स्टेक होल्डर्स को, चाहे वो फार्मर्स हों, मंडी ट्रेडर्स हों, बायर्स हों, प्रोसेसर्स हों, एक्सपोर्टर्स हों. इससे क्या होगा ना, रियल टाइम प्राइस डिस्कवरी होगा और बेटर प्राइस रियलाइजेशन होगा प्रोड्यूसर्स को, फार्मर्स को. और इसमें प्रोविज़न है इस स्कीम के अंतर्गत कि सिंगल पॉइंट लेवी होना चाहिए मार्केट फ़ी का, जिससे ट्रांजैक्शन कॉस्ट कम जाएगा बायर्स के लिए और चीज़ें सस्ती होंगी. और लिबरल लाइसेंसिंग होना चाहिए ट्रेडर्स के लिए, मतलब कोई भी आके इसमें एंटर कर सकता है विदाउट प्री कंडीशन ऑफ फिजिकल प्रेजेंस. ठीक है. प्रोविज़न ऑफ STL यानी कि सॉइल टेस्टिंग लैब भी होने चाहिए मंडी के पास. इसका भी प्रोविज़न है इस स्कीम के अंतर्गत. कमोडिटी प्राइस इन्फॉर्मेशन इज़ अवेलेबल ऑन ENAM मोबाइल ऐप. देयर इज़ अ मोबाइल ऐप
इनाम मोबाइल ऐप, वहाँ पर कमोडिटी प्राइस अवेलेबल है. सो वी आर डन विद अनदर स्कीम. द लॉन्च ईयर इज़ रियली इंपॉर्टेंट. द इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी इज़ इंपॉर्टेंट. कितना असिस्टेंस उनको देते हैं ये इंपॉर्टेंट है क्या ये स्कीम, ये इंपॉर्टेंट है. इसके फीचर्स आप देख लें. चलिए आगे बढ़ते हैं. अगला स्कीम है एग्री इंफ्रास्ट्रक्चर फंड. वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट स्कीम, एग्री इंफ्रास्ट्रक्चर फंड. ये लॉन्च हुआ था 2020 में मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर के द्वारा. ये 1 लाख करोड़ के कॉर्पस के साथ लॉन्च किया गया. अगेन दिस इज अ सेंट्रल सेक्टर स्कीम. 100% कंट्रीब्यूशन विल बी बोर्न बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया. ये एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड में हम एग्रीकल्चर के फील्ड में इंफ्रास्ट्रक्चर को सपोर्ट करने के लिए ये फंड लाया गया है, जहाँ पर मीडियम टू, या इस पॉइंट को देखिए आप, मीडियम टू लॉन्ग टर्म फाइनेंसिंग फैसिलिटी अवेलेबल होगा आपके इंफ्रास्ट्रक्चर सपोर्ट के लिए. वो जितने भी एग्रीकल्चरल वायबल प्रोजेक्ट्स होंगे, पोस्ट हार्वेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर हो या फिर कम्युनिटी फार्मिंग एसेट्स हो, उन सब के लिए आपको मीडियम टू लॉन्ग टर्म डेट फाइनेंसिंग किया जाएगा इस फंड के थ्रू. जैसे कि कोल्ड स्टोरेजेस, वेयर हाउसेस, सिलोज, एसेजिंग फैसिलिटी, ग्रेडिंग फैसिलिटी, पैकेजिंग फैसिलिटी, ये सारी चीज़ों के लिए आप अगर फ़ंड उठाना चाहते हैं तो आपको मिलेगा इस फंड के अंतर्गत. तो ये जो स्कीम लॉन्च किया गया है, ये बेसिकली 1 लाख करोड़ कॉर्पस का हमने देखा. ड्यूरेशन इज़ इम्पॉर्टेंट है. कब से कब ये स्कीम लॉन्च किया गया है? 13 ईयर्स का इसमें स्कीम का पीरियड है. फाइनेंशियल ईयर 21 टू फाइनेंशियल ईयर 33, 2020-21 से 2032-33 तक 13 साल के लिए स्कीम चलेगा. लेकिन जो फाइनेंशिंग फैसिलिटी है, यानी कि लोन लेने का जो ड्यूरेशन है, वो अवेलेबल होगा ओनली फॉर 6 ईयर्स, यानी कि फाइनेंशियल ईयर 21 टू फाइनेंशियल ईयर 26 तक. और ओवरऑल पीरियड स्कीम का 13 साल है. फाइनेंशिंग फैसिलिटी अवेलेबल होगा 6 ईयर्स के लिए, फाइनेंशियल ईयर 21 टू 26. ओवरऑल ड्यूरेशन फाइनेंशियल ईयर 21 टू 33. फाइन. तो टोटल 1 लाख करोड़ का हमें लोन देने हैं इंफ्रास्ट्रक्चर जो वायबल प्रोजेक्ट्स हैं उनको बूस्ट करने के लिए. तो 2020-21 जो पहला फाइनेंशियल ईयर था उसमें सैंक्शन कर दिया गया 4000 करोड़. 21-22 में 16000 करोड़ कर दिया गया है. ठीक है. और 22-23 से 25-26, क्योंकि 4 और 16-20 हो गया, 85,000 करोड़. 80,000 करोड़ को इक्वली 4 सालों में डिवाइड किया गया, तो 20,000 करोड़ पर ईयर आया. 2022-23 से 26. नॉट इम्पॉर्टेंट, दिस इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट, दिस इज़ इम्पॉर्टेंट. कॉर्पस इज़ इम्पॉर्टेंट, दिस ड्यूरेशन इज़ इम्पॉर्टेंट, एंड दिस फाइनेंशिंग फैसिलिटी इज़ इम्पॉर्टेंट टू. ओवरऑल पीरियड इज़ इंपॉर्टेंट, कब तक फाइनेंशिंग फैसिलिटी और कब तक, इसमें कंफ्यूज नहीं होना. 13 ईयर्स के लिए ये स्कीम लागू रहेगा, लेकिन फाइनेंशिंग फैसिलिटी इसकी स्कीम के अंतर्गत ओनली फॉर 6 ईयर्स फ्रॉम फाइनेंशियल 21 टू 26. फाइन. तो जो लोन मिलेगा 1 लाख करोड़ का, कैसे मिलेगा, किसके थ्रू मिलेगा? ऑब्वियसली फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के थ्रू मिलेगा. किसको मिलेगा? पैक्स को मिलेगा, प्राइमरी एग्रीकल्चरल क्रेडिट सोसाइटीज़, मार्केटिंग कोऑपरेटिव सोसाइटीज़, एफपीओज, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स, फार्मर्स, जेएलजीज, एग्री एंटरप्रेन्योर्स, इनको लोन फैसिलिटी मिलेगा. जो लोन है उसका मोराटोरियम वैरी करता है. मोराटोरियम इज़ कितने महीने के बाद, कितने साल के बाद आपको पेमेंट स्टार्ट कर देना है अपने लोन का. तो 6 महीने से 2 साल का मोराटोरियम है. मतलब आपको लोन मिलता है तो आप एटलीस्ट 6 महीने, मैक्सिमम 2 साल तक के लिए रीपेमेंट नहीं करेंगे. आप यूज़ करें उसका, फिर आप जैसे इनकम जनरेट करना शुरू करेंगे उसके बाद यू शुड स्टार्ट रीपेइंग योर लोन. इंटरेस्ट सबवेंशन इस स्कीम के अंतर्गत 3% पर एनम है. वेरी इंपॉर्टेंट, 3% पर एनम ओनली अप टू ₹2 करोड़. फाइन. एंड रीपेमेंट शुड बी डन विद इन 7 ईयर्स. तो हमने देखा कि फाइनेंशिंग फैसिलिटी कब तक अवेलेबल थी? फाइनेंशियल ईयर 26 तक. तो फाइनेंशियल ईयर 26 से आप 7 साल जोड़ लें तो यू विल गेट फाइनेंशियल ईयर 33. इसीलिए वो डिफरेंस है फाइनेंशिंग फैसिलिटी में और ओवरऑल पीरियड में. तो 7 ईयर्स का रीपेमेंट है. इंटरेस्ट सबवेंशन 3% पर एनम का है. गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बियर करेगी ये 3% का इंटरेस्ट सबवेंशन का कॉस्ट. लेंडिंग रेट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस तय करेंगे. MCLR प्लस 100 बेसिस पॉइंट, जो कि मैक्सिमम 9% पर एनम होना चाहिए. और इसमें 3% का सबवेंशन भारत सरकार देगी. मान लीजिए 9% होता है तो 3% का सबवेंशन मिल जाएगा, तो 6% इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट पड़ेगा आपको. CGTMSE मतलब क्रेडिट गारंटी ट्रस्ट फॉर माइक्रो स्मॉल एंटरप्राइजेज, मतलब ऐसे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जो इस स्कीम के अंतर्गत लोन प्रोवाइड करते हैं एग्री एंटरप्रेन्योर्स को, तो उनका जो लोन है वो कवर्ड होगा क्रेडिट गारंटी ट्रस्ट फंड फॉर माइक्रो स्मॉल एंटरप्राइजेस के द्वारा
फॉर लोन्स अप टू ₹2 करोड़। 2 करोड़ तक का लोन उनको गारंटी कवरेज मिलता है। और एक प्राइवेट एंटिटी मैक्सिमम 25 प्रोजेक्ट्स के लिए एलिजिबल होंगी इस स्कीम के अंतर्गत। फाइन, देन मूविंग टू द नेक्स्ट पार्ट, रीफाइनेंसिंग सपोर्ट वुड बी प्रोवाइडेड, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। AIF एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड के अंतर्गत जो रीफाइनेंस फैसिलिटी है वो नाबार्ड के थ्रू दिया जाना है। मतलब ये नाबार्ड जो है वो रीफाइनेंस करेगी पहले बैंक्स को, फिर बैंक्स फर्दर आपको, हमको, जिनको भी ज़रूरत है एग्री एंटरप्रेन्योर्स को लोन प्रोवाइड करेंगे। मिनिमम 10% ऑफ प्रोजेक्ट कॉस्ट प्रोमोटर को बियर करना है। ऐसा नहीं है कि जितना आपका प्रोजेक्ट का कॉस्ट है वो पूरा का पूरा आपको लोन मिल जाएगा। एटलीस्ट 10% तो आप लेके आओ। दिस इज़ 10% क्राइटेरिया। फाइन, अंडर दिस स्कीम पूरा नहीं मिलेगा, 90% मिलेगा, 10% हैज़ टू बी बॉर्न बाय द प्रोमोटर हिमसेल्फ। 24% ऑफ टोटल ग्रांट्स इन इट। अब SC ST के लिए मतलब इस स्कीम के अंतर्गत क्या है कि SC को 16% दो, ST को 8% दो, और 16% और 8% रेस्पेक्टिवली उनका पॉपुलेशन भी है। ओके, एज पर सेंसस 2011। इंटरेस्ट सबवेंशन रिलीज टू बैंक्स थ्रू PFMS, पब्लिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट सिस्टम, और ये पूरा स्कीम मैनेज होता है थ्रू मैनेजमेंट इन्फॉर्मेशन सिस्टम, MIS। फाइन, वेरी इंपॉर्टेंट स्कीम, फटाक से एक बार रिवाइज कर लेते हैं। AIF 2020 1 लाख करोड़ का 13 साल के लिए, 21 से 33। फाइनेंशिंग फैसिलिटी 6 साल के लिए, 21 से 26। 7 साल का रीपेमेंट पीरियड, 3% का इंटरेस्ट सबवेंशन अप टू 2 करोड़ रुपीज़। हर एक प्राइवेट एंटिटी मैक्सिमम 25 प्रोजेक्ट्स के लिए फाइनेंसिंग उठा सकता है। लोन किन सारे सेक्टर्स में दिया जाना है यहाँ पे लिखा है, यहाँ पे देखिए ये और ये नाबार्ड था, नाबार्ड के थ्रू ये दिया जाना है रीफाइनेंसिंग फैसिलिटी, दैट इज़ इंपॉर्टेंट। रीपेमेंट पीरियड इज़ इंपॉर्टेंट, इंटरेस्ट सबवेंशन इज़ इंपॉर्टेंट, मोराटोरियम इज़ फ्रॉम 6 months to 2 years। फाइन, एंड मैक्सिमम इंटरेस्ट कैन बी 9%, जिसपे 3% का सबवेंशन मिलेगा, एंड 24% शुड गो टू SC and ST, 16 and 8% PFMS के थ्रू मैनेज होगा, और ये MIS के थ्रू मैनेज होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। वी आर डन विद दिस स्कीम। Moving to the next part, another very important scheme which we'll be covering right now is this one, formation and promotion of 10,000 FPOs in 5 years. This was launched again in 2020 like AIF by Ministry of Agriculture and Farmers Welfare. Again, this is a central sector scheme like AIF, launched for a period of 5 years from 2019-20 to 2024। अब ये पूछते हैं कि कौन सा स्कीम कब तक के लिए वैलिड है, कब तक के लिए एक्सटेंड किया गया है। तो हमें 10,000 FPOs बना लेने हैं बाई 2024, 2025 नहीं है, 2024 तक हमें 10,000 FPOs बना लेने हैं। फ्रॉम 2019-20 to 2023-24 दिस स्कीम इज़ वैलिड। वी हैव टू establish, create 10,000 FPOs in 5 years. Under this scheme, FPOs would be provided with hand-holding and financial support up to 5 years from its creation. That is till 2027-2028। 5 साल तक के लिए उनको मदद प्रोवाइड करी जाएगी, फाइनेंशियल एज वेल एज हैंड होल्डिंग सपोर्ट। हैंड होल्डिंग सपोर्ट कहने का मतलब होता है कि अदर देन फाइनेंशियल फैसिलिटी, उनका प्रोटोटाइप डेवलप कराना, या फिर मार्केट लिंकेज के लिए फॉरवर्ड बैकवर्ड लिंकेजेस कराना, उनको स्किल्स डेवलप करना, उनकी कैपेसिटी बिल्डिंग करना, ये सारी चीज़ें, ट्रेनिंग देना, ये सारी चीज़ें हैंड होल्डिंग सपोर्ट में आता है। टोटल आउटले इस स्कीम का कोई स्ट्रेट नंबर नहीं है कि 6,000 करोड़ 7,000 करोड़, इट इज़ बिटवीन 6,000 and 7 करोड़ 7,000 करोड़, इट इज़ 6,865 करोड़ 6,865 करोड़ 6,865 करोड़। किस चीज़ के लिए हैंड होल्डिंग सपोर्ट प्रोवाइड किया जाएगा? क्रिएशन, इनपुट, प्रोडक्शन, प्रोसेसिंग, वैल्यू एडिशन, मार्केट लिंकेजेस, क्रेडिट लिंकेजेस, यूज़ ऑफ टेक्नोलॉजी, ये सारी चीज़ें। स्मॉल फार्मर्स एग्री बिजनेस कंसोर्टियम, उसके अलावा NCDC और नाबार्ड, दीज आर द 3 इम्प्लीमेंटिंग एजेंसीज अंडर दिस स्कीम, नॉट जस्ट वन, देयर आर 3 इम्प्लीमेंटिंग एजेंसीज अंडर द स्कीम फॉर प्रमोशन ऑफ 10,000 FPOs। दे आर नाबार्ड तो है ही, SFAC है ही, उसके अलावा NCDC भी है, नेशनल कोऑपरेटिव डेवलपमेंट कॉरपोरेशन। Now, what is an FPO? An FPO is a producer organization with farmers as members. They are registered under Companies Act. They are also registered either under Cooperative Societies Act of a state. तो सेंट्रल गवर्नमेंट के कंपनीज एक्ट पार्ट 9 है, नॉट इम्पॉर्टेंट। कंपनीज एक्ट के मतलब दे मस्ट बी रजिस्टर्ड, दे आर आइदर रजिस्टर्ड एज अ कंपनी अंडर कंपनीज एक्ट और एज अ कोऑपरेटिव सोसाइटी ऑफ अ स्टेट।
अंडर द कोऑपरेटिव सोसाइटीज एक्ट ऑफ अ स्टेट. फाइन. सो फार्म क्यों बनाते हैं ये, क्या फ़ायदा है, क्यों बिकॉज कलेक्टिवाइजेशन की बात आती है कि लोग साथ में मिलके आके काम कर रहे हैं. इससे क्या होता है, इकोनॉमीज ऑफ स्केल का उनको बेनिफिट मिलता है. स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स जो लैंडलेस फार्मर्स हैं वो मिल करके साथ में आते हैं, एफपीओ बनाते हैं. इससे उनका कलेक्टिव स्ट्रेंथ बूस्ट होता है और उनको ज़्यादा आसानी से एक्सेस हो पाता है टेक्नोलॉजी, फाइनेंस फैसिलिटी, मार्केट इनपुट कॉस्ट उनको कम पड़ता है बिकॉज ऑफ इकोनॉमीज ऑफ स्केल. फाइन. दीज आर ऑल द बेनिफिट्स of collectivization. Now, how many members are there in one FPO? This is different for plain area and hilly areas. In plain areas, there should be a minimum of 300 members, and in hilly and northeastern states, there should be a minimum of 100 members in one FPO. Fine. The effort is to cover all the 7,000 blocks and at least 2 FPOs in 5,000 blocks. This is the target. कहाँ पे coverage कितना करना है हमें. यहाँ पे भी producer cluster area approach हम follow करेंगे. CBBO is cluster based business organization. Formation and incubation cost limited to maximum rupees. हाँ, कितना फाइनेंशिंग फैसिलिटी इस स्कीम के अंतर्गत हर FPO को दिया जाएगा. हर FPO को 25 लाख रुपए दिया जाएगा फॉर फॉर्मेशन एंड इंक्यूबेशन सपोर्ट. ठीक है. इसके अलावा फॉर FPOs सपोर्ट, ये क्लस्टर बेस्ड बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के लिए था ऊपर. क्लस्टर बेस्ड बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस के लिए every FPO will get 25 lakh rupees, and for FPOs support would be provided to every FPO at rupees 18 lakh per FPO और actual amount जो उनका cost आ रहा है जो भी कम होगा इसमें से. Moving further, we have the registration cost of FPO under Companies Act or states. I don't think these are important because these are too much of details. जो बहुत ज़्यादा है ना, I think we should, जो हमें याद रहेगा ना यार उतना ही हम कर सकते हैं. आई डोंट थिंक कि इतना घुस के पूछने वाले हैं वो. आई थिंक दिस शुड बी लेफ्ट. ये याद रख लेना है कि उनको बनने के लिए एट द टाइम ऑफ फॉर्मेशन एंड इंक्यूबेशन दे नीड 25 लाख रुपीज़ पर FPO. दे आर प्रोवाइडेड विथ 25 लाख रुपीज़ सपोर्ट पर FPO फॉर 5 years फ्रॉम द डेट ऑफ फॉर्मेशन. फाइन. इस पॉइंट पे आते हैं हम. मैक्सिमम शेयर होल्डिंग ऑफ 1 मेंबर. अब देखो वो मिल करके एक ग्रुप बना रहे हैं. फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन इज बेसिकली अ ग्रुप ऑफ 300 फार्मर्स इन प्लेन एरिया और 100 फार्मर्स इन नॉर्थ ईस्ट एरिया. किसी भी मेंबर का जो कंट्रीब्यूशन है, शेयर होल्डिंग है, वो 10% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए. ये भी प्रोविजन है एंड वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट फ्रॉम आवर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू कि 10% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए किसी भी फार्मर का शेयर होल्डिंग एक FPO में. देन इक्विटी ग्रांट पर फार्मर should be less than equal to rupees 2,000 subject to maximum rupees 15 lakh per FPO. हर फार्मर को इक्विटी ग्रांट दिया जाता है 2,000 रुपये का. हर FPO में हर किसान को इक्विटी ग्रांट दिया जाता है 2,000 रुपये. जस्ट रिमेंबर दिस वेरी फैक्ट. उसके बाद कम से कम 50% शेयर होल्डर्स FPO में स्मॉल एंड मार्जिनल और लैंडलेस फार्मर्स होने चाहिए बिकॉज स्कीम टारगेट ही उनको कर रहा है ताकि उनका अपलिफ्टमेंट हो. तो 50% रिजर्व फॉर स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स और लैंडलेस फार्मर्स. अ फार्मर कैन बी अ मेंबर इन मोर देन 1 FPO बट इक्विटी ग्रांट उनको सिर्फ एक ही बार मिलेगा. ऐसा नहीं कि आप एक से ज़्यादा FPO के मेंबर हैं और आप हर जगह ये फ़ायदा उठा रहे हैं. 2,000 रुपये इक्विटी ग्रांट जो दिया जाता है इस स्कीम के अंतर्गत. फिर एक इस स्कीम के अंतर्गत एक और प्रोविजन है, क्रेडिट गारंटी फंड बनाया गया है 1,500 करोड़ का. क्रेडिट गारंटी फंड 1,500 करोड़ का है जिसमें से नाबार्ड 1,000 करोड़ कंट्रीब्यूट कर रहा है और NCDC 500 करोड़. क्रेडिट गारंटी फंड क्यों बनाया जा रहा है? इस स्कीम के अंतर्गत जो FPOs के फॉर्मेशन में जो उनको सपोर्ट दिया जाएगा, इनकम फाइनेंसिंग सपोर्ट दिया जाएगा, उस फाइनेंसिंग सपोर्ट बाई फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन उसको गारंटी कवरेज प्रोवाइड करने के लिए क्रेडिट गारंटी फंड बनाया गया है. और उसका कॉर्पस है 1,500 करोड़. नाबार्ड 1,000 करोड़ कंट्रीब्यूट कर रहा है और NCDC 500 करोड़. तो टोटल 1,500 करोड़ का कॉर्पस है. देयर इज़ अ क्रेडिट गारंटी फंड एग्जिस्टिंग अंडर द स्कीम ऑफ फॉर्मेशन एंड प्रमोशन ऑफ 10,000 FPOs. वेरी इंपॉर्टेंट टू रिमेंबर दिस. कॉर्पस भी याद रखना है हमें और दोनों का कंट्रीब्यूशन याद रखना है. यहाँ पे क्या लिखा है, लीव दिस. फाइन. सो वी आर डन विद दिस स्कीम. बहुत ही डिटेल में था ये स्कीम, लेकिन कुछ
चीज़ें हैं बहुत ज़्यादा डिटेल जो हमें छोड़ देना चाहिए, क्योंकि वो याद नहीं रहने वाला और उतना इंपॉर्टेंट है भी नहीं। जो की हाइलाइट्स है, कब लॉन्च हुआ है, कितना कॉर्पस है इस स्कीम के अंतर्गत, कोई क्रेडिट गारंटी फंड है या नहीं है, कौन इम्प्लीमेंट करता है, क्या कोई एक ऑर्गेनाइजेशन इम्प्लीमेंट कर रहा है, नहीं 3 ऑर्गेनाइजेशन है जो इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। 5 साल के लिए स्कीम है, 6,865 करोड़ टोटल आउटले है 5 साल के लिए, 2019-20 से 23-24 के लिए स्कीम लॉन्च किया गया है। ये टारगेट कर लेना है हमें अचीव द 10,000 FPOs का बाय 2024। रिमेंबर दिस। एक FPO में कितने मेंबर्स होंगे, 300 या 100। 25 लाख पर FPO फॉर्मेशन इंक्यूबेशन कॉस्ट के लिए। इक्विटी ग्रांट हर फार्मर को हर FPO में मिलेगा 2,000 रुपये। 10% से ज़्यादा किसी भी एक मेंबर का शेयर होल्डिंग नहीं होना चाहिए किसी FPO में। क्रेडिट गारंटी फंड है इस स्कीम में 1,500 करोड़ कॉर्पस के साथ, नाबार्ड 1,000 करोड़ और NCDC 500 करोड़। अब मूव करते हैं हम अगले स्कीम की तरफ। So this scheme is National Beekeeping and Honey Mission, launched in the year 2020 by the Ministry of Agriculture and Farmers Welfare, again a central sector scheme. Beekeeping और हनी प्रोडक्शन को प्रमोट करने के लिए फार्मर्स ताकि अलाइड एक्टिविटीज़ में भी काम करें और सिर्फ कल्टीवेशन पे ना डिपेंड करें, ताकि उनका इनकम जनरेट हो। ऐसे स्कीम्स लाए जाते हैं ताकि वो एडिशनल इनकम जनरेट करें। दिस वाज लॉन्च्ड to achieve the goal of sweet revolution, and this is implemented by very important National Bee Board. This comes under the green revolution जो है उसके अंतर्गत मिशन फॉर इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट ऑफ हॉर्टिकल्चर आता है, और उसी मिशन फॉर इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट ऑफ हॉर्टिकल्चर के अंतर्गत आता है नेशनल बी कीपिंग एंड हनी मिशन, अ सेंट्रल सेक्टर स्कीम। ठीक है, देयर आर 3 मिनी मिशंस अंडर दिस स्कीम। There are 2 honey testing labs at Anand in Gujarat and at IIHR in Bangalore, that is Indian Institute of Horticulture and Horticultural Research, and NDDB is National Dairy Development Board, Anand. So there are 2 honey testing labs in the country right now which has been established under this scheme. One is at Anand, Gujarat, NDDB, another is at Bangalore, IIHR. Fine. Then Madhu Kranti portal has been launched, which is basically an initiative of National Bee Board under National Beekeeping and Honey Mission to check quality and source of honey for possible adulteration. Then honey corners are a special space for sale and marketing of honey, which is operated by NAFED, National Agricultural Marketing Development Federation. So this is the scheme, not very detailed, बस की हाईलाइट्स हमें देख लेने हैं कि कब लॉन्च हुआ, 2020 में। सेंट्रल सेक्टर स्कीम है, ना कि सेंट्रली स्पॉन्सर्ड। 2 हनी टेस्टिंग लैब्स स्कीम के अंतर्गत बना दिए गए हैं, एक मधु क्रांति पोर्टल है और एक हनी कॉर्नर क्या है, ये इसका कंसेप्ट देख लेना। दैट्स इट। मूविंग टू द नेक्स्ट scheme. See, we are already done with, we have already covered in another videos these schemes. Soil health card scheme, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, PKY's PMFBY प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना। ये कौशल विकास योजना नहीं है, ये होगा कृषि क्या बोलते हैं यार, लिव इट, दिमाग में भी नहीं आ रहा। भारतीय प्राकृतिक कृषि पद्धति, BPKP. So we are done with all these schemes in our previous videos. Now let's move to this Green Revolution, Krishi Unnati Yojana. This was launched in the year 2005 by the Ministry of Agriculture and Farmers Welfare. 2005 में लॉन्च हुआ है ग्रीन रिवोल्यूशन कृषि उन्नति योजना। देयर आर वेरियस स्कीम्स विच हैव बीन सब्सिक्वेंटली लॉन्च्ड अंडर दिस ग्रीन रिवोल्यूशन मिशन। Number 1 is MIDH, that is Mission for Integrated Development of Horticulture in 2014. This is a centrally sponsored scheme, 60-40 fund sharing के साथ। There are certain sub schemes under this Mission for Integrated Development of Horticulture. Let's name them. Number 1 is National Horticulture Mission, launched in the year 2005. देखो ये पुराना स्कीम है, लेकिन it has been subsumed under Mission for Integrated Development of Horticulture, so we consider it as a sub scheme under MIDH. Fine, because it has been subsumed under MIDH. Then we have Horticulture Mission for Northeast and Himalayan region. This has been launched since 2001-2. We have National Horticulture Board. We have Coconut Development Board. We have Central Institute of Horticulture, which is in Nagaland. We have National NBM क्या है याद नहीं आ रहा यार। फिर डायरेक्टरेट ऑफ कैशू नट एंड कोकोआ डेवलपमेंट है कोचीन में। फिर डायरेक्टरेट ऑफ एरेका नट एंड स्पाइसेस डेवलपमेंट है कैलिकट में। सो दीज आर द डिफरेंट मिशंस, सब स्कीम्स अंडर MIDH.
10% of the allocation under MIDH is for northeastern states, only 10%. National Horticulture Board was established in 1984. नेशनल हॉर्टिकल्चर बोर्ड का हेडक्वार्टर है गुड़गांव में. 40% सब्सिडी subject to a maximum of rupees 30 lakh per project in general area, and 50% subsidy subject to a maximum of 37.5 lakh in northeastern and hilly states is provided under Mission for Integrated Development of Horticulture. Very very important. कितना सब्सिडी दिया जाता है? 40% का सब्सिडी जनरल एरियाज़ में, प्लेन एरियाज़ में, एक्सेप्ट नॉर्थ ईस्ट और हिली स्टेट्स जितने भी एरियाज़ हैं वहाँ पर 30 लाख रुपए मैक्सिमम सब्सिडी प्रोवाइड किया जाएगा, यानी कि 40% जो भी कम हो इसमें से पर प्रोजेक्ट इस स्कीम के अंतर्गत, MIDH के अंतर्गत. और नॉर्थ ईस्टर्न हिली एरिया में ये अमाउंट बढ़ जाता है, 37.5 लाख तक चला जाता है. और 50% सब्सिडी इज़ 50%, 40% इन जनरल एरिया, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स के लिए 50% सब्सिडी अंडर MIDH. CDB is Coconut Development Board, established in 1981. This is a statutory body because it was established by an act launched in the year 1979. So Coconut Development Board is in, I think it's somewhere in Kerala. It was established in 1981. Then we have Central Institute of Horticulture. This is in Nagaland. CIH, Central Institute of Horticulture, is in Nagaland. Fine. So बहुत ही मैंने मतलब इस स्कीम को बहुत ज़्यादा डिटेल में दिया हुआ था. मैंने सिर्फ वो पॉइंट्स लिखे हैं जो एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं या फिर विच आई कैन कैरी इन द एग्जामिनेशन हॉल. इतना ही इन्फॉर्मेशन ले जा सकता हूँ मैं मैक्सिमम, बिकॉज देयर आर टू मच डिटेल. हर सब स्कीम के अंतर्गत बहुत सारे डिटेल्स थे, तो उतना मैंने समझा नहीं कि वो पूछेंगे इतना डिटेल. वो डिटेल पूछ रहे हैं, जैसे प्रीलिम्स में उन्होंने डिटेल पूछा था, बट फिर भी हमारा एक लिमिट है, ह्यूमन कैपेसिटी. वी कैन नॉट रिमेंबर ईच एंड एवरीथिंग. जो इंपॉर्टेंट है वही पूछते हैं 90% केसेस में. 10% हम छोड़ के भी आ सकते हैं, उतना हमारे पास स्कोप होता है छोड़ने का. तो मिशन फॉर इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट ऑफ हॉर्टिकल्चर के बारे में यहाँ पे इंपॉर्टेंट टेक अवे है. 40% सब्सिडी एंड 50% सब्सिडी सब्जेक्ट टू मैक्सिमम ऑफ 30 लाख पर प्रोजेक्ट और 37.5 लाख पर प्रोजेक्ट. फाइन. लॉन्च्ड इन द ईयर 2014. कम्स अंडर द ग्रीन रेवोल्यूशन कृषि योजना विच वॉज लॉन्च्ड इन 2005. फाइन. एंड देयर आर सर्टेन इंस्टीट्यूट्स जिसका हेडक्वार्टर और एस्टैब्लिशमेंट ईयर हमें याद रखने की ज़रूरत होती है. फाइन. अब हम आगे बढ़ते हैं. नेशनल मिशन फॉर एडिबल ऑयल्स, ऑयल पाम. अभी ये पाम ऑयल बहुत ज़्यादा न्यूज़ में था बिकॉज इंडोनेशिया ने बैन कर दिया था सेल एक्सपोर्ट पाम ऑयल का इंडिया में, तो इसीलिए ये न्यूज़ में था. तो हम बूस्ट कर रहे हैं कि हमारा जो इम्पोर्ट डिपेंडेंस है ऑन एडिबल ऑयल वो धीरे धीरे कम हो. ऑलमोस्ट 60% हम इम्पोर्ट करते हैं. तो हमारे पास स्कोप है, हमारे पास एरिया है, हमारे पास कैपेसिटी है कि हम जनरेट कर सकते हैं हमारे यहाँ एडिबल ऑयल्स और ज़्यादा इम्पोर्ट डिपेंडेंस को कम करने के लिए. और उसी डायरेक्शन में ये स्कीम है, नेशनल मिशन ऑन एडिबल ऑयल्स ऑयल पाम. मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर ने लॉन्च किया एज अ सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम फ्रॉम 1 नवंबर 2021. मतलब ये कब तक चलेगा ये स्कीम? 2026 तक. 1 नवंबर 2021 को लॉन्च हुआ है. सो लास्ट ईयर दिस वाज लॉन्च्ड इन 2021 और ये चलेगा कब तक? बाई 2026 वी नीड टू अचीव द टारगेट्स. व्हाट आर द टारगेट्स? बाई 2025-26 पाम ऑयल के अंतर्गत जो एरिया है उसको हमें इंक्रीज़ करना है टू 10 लाख हेक्टेयर. अभी 3.5 लाख हेक्टेयर में हम पाम ऑयल लगाते हैं. 6.5 लाख हेक्टेयर, 6.5 लाख हेक्टेयर हमें एडिशनल एरिया अंडर कल्टीवेशन लाना है ऑफ पाम ऑयल. ठीक है, तो ऐसा करके वी विल रीच टू अ टोटल ऑफ 10 लाख हेक्टेयर एरिया अंडर कल्टीवेशन ऑफ पाम ऑयल. बहुत ही एम्बिगुअस नहीं बोलना चाहिए, बहुत ही एम्बिशियस टारगेट है. बहुत ही एम्बिशियस टारगेट है और आई होप कि ये अचीव हो जाए. और इससे क्या होगा कि हमारा इंपोर्ट डिपेंडेंस कमेगा और जो हमारा जो करंट अकाउंट डेफिसिट हो जाता है और हम ज़्यादा इंपोर्ट करते हैं, कम एक्सपोर्ट करते हैं, वो तो सबसे बड़ा रीज़न है क्रूड ऑयल की वजह से. और एडिबल ऑयल और एग्रीकल्चरल रिच कंट्री है हमारा. वी आर वेरी रिच इन एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन बहुत सारे एरियाज़ में, लेकिन कुछ एरियाज़ है जहाँ पे वी नीड टू हैव फोकस ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन करें
एरिया एक्सपेंशन और प्रोडक्टिविटी को भी हमें बूस्ट करना होगा। इस स्कीम में 98% एडिबल ऑयल जो पाम ऑयल का प्रोडक्शन होता है वो आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और केरला में ही होता है। पहला टारगेट हमने देखा 10 लाख हेक्टेयर एरिया को कवर करना है। दूसरा टारगेट है कि क्रूड ऑयल के प्रोडक्शन को हमें इंक्रीज़ करना है टू 11.2 लाख टन्स एंड 28 लाख टन बाई 2028-29, 2026 तक 11 लाख टन के आसपास। 10 लाख हेक्टेयर हमें एरिया करना है 2026 तक, 11 लाख टन टोटल क्रूड ऑयल प्रोडक्शन हमें अचीव करना है 26 तक, और 29 तक ये 11 को बढ़ा करके 28 लाख टन पे लेकर के जाना है। ठीक है, तो ये टारगेट है, बहुत ही एम्बिशियस टारगेट है। फिर कंज्यूमर अवेयरनेस हमें इंक्रीज़ करनी है ताकि कंजम्पशन लेवल जो 19 kg पर पर्सन पर ईयर का है वो मेंटेन रहे बाय 2026। तो तीनों इम्पॉर्टेंट बातें हैं। एरिया कितना हमें अचीव करना है 10 लाख हेक्टेयर, प्रोडक्शन कितना अचीव करना है 11.2 लाख टन्स, और पर यूनिट कंजम्पशन कितना करना है अचीव 19 kg पर इंडिविजुअल पर ईयर। तीन डेटा 10 लाख हेक्टेयर, 11.2 लाख टन्स और 19 kg पर इंडिविजुअल पर ईयर, ये कंजम्पशन होना चाहिए 2026 तक का टारगेट है। टोटल आउटले स्कीम में करीब 11,000 करोड़ का है, 11,040 करोड़ का है। एससीज के लिए 17% और एसटीज़ के लिए 8%। इस स्कीम में करना है फार्मर्स को असिस्ट करना है ताकि वो प्लांटिंग मटेरियल खरीद पाएँ। जो पाम ऑयल होता है, तो जो पाम ट्री है उसका जो प्लांटिंग मटेरियल है उसके परचेज़ के लिए असिस्टेंस दिया जाएगा एट द रेट ऑफ ₹20,000 पर हेक्टेयर। डोमेस्टिक सीडलिंग अगर आप लगाते हैं तो पर हेक्टेयर में 20,000 रुपये का असिस्टेंस किसान को दिया जाएगा। अगर आप इम्पोर्टेड सीडलिंग लगाते हैं तो 29,000 रुपीज़ पर हेक्टेयर का असिस्टेंस दिया जाएगा इस स्कीम के अंतर्गत। तो 20,000 रुपये और 29,000 रुपये। अगर आप लोकल लगाते हैं तो 20,000, इम्पोर्ट करके लगाते हैं तो 29,000 पर हेक्टेयर असिस्टेंस मिलेगा प्लांटिंग मटेरियल को खरीदने के लिए। Assistance for maintenance and intercropping during gestation period of 4 years at the rate of 50% subject to maximum of ₹50,000 per hectare. For Northeast, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स, उनके लिए 50% का है, जो अमाउंट चला जाएगा 42,000 पर हेक्टेयर। ये बहुत ज़्यादा ही डिटेल है, अगेन आई से इतना डिटेल हम याद रख नहीं पाएंगे, तो जो याद रख सकते हैं और वो इतना क्वेश्चन फ्रेम भी नहीं कर पाएंगे, अगर करेंगे तो वी विल लीव दिस बिकॉज दिस इज़ टू मच ऑफ डिटेल्स। फाइन, 50,000 है, फिर 42,000 है, फिर ठीक है फाइन। तो व्हाट वी नीड टू रिमेंबर, यहाँ पर ये स्कीम ख़त्म हो जाता है, बट लेट्स हैव अ रिकॉल। कब लॉन्च हुआ? 2021, लास्ट ईयर। कब तक ये चलेगा? 2026 तक। वी हैव 3 इंपॉर्टेंट एम्बिशियस टारगेट्स। 2026 तक हमें 10 लाख हेक्टेयर एरिया अंडर कल्टिवेशन लाना है पाम ऑयल का। उसके बाद क्रूड ऑयल प्रोडक्शन हमें इंक्रीज़ करना है टू 11.2 लाख टन्स, और कंजम्पशन लेवल इंक्रीज़ करना है टू 19 kg पर इंडिविजुअल पर ईयर। दीज आर द 3 इंपॉर्टेंट टारगेट्स। इसमें खर्चा बैठेगा 11,040 करोड़ का, और असिस्टेंस कितना दिया जाता है पर हेक्टेयर किसान को? डोमेस्टिक सीडलिंग के लिए 20,000 रुपये पर हेक्टेयर, इंपोर्टेंट सीडलिंग के लिए 29,000 पर हेक्टेयर। मूविंग टू द नेक्स्ट स्कीम, वी हैव दिस वन called National Mission for Sustainable Agriculture. We are already done with the scheme. We have covered this in detail. This is one of the missions under NAPCC, National Action Plan on Climate Change, which was launched in the year 2008, I guess. Okay. Moving to this scheme, Project Chaman. Chaman का full form पूछते हैं आपसे, और ये पूछ सकते हैं कि this scheme is related to which sector. तो this is related to horticulture sector. This was launched in the year 2014 under Mission for Integrated Development of Horticulture. Full form देख लेते हैं। कोऑर्डिनेटेड हॉर्टिकल्चर असेसमेंट एंड मैनेजमेंट यूजिंग जियो इन्फॉर्मेटिक्स। बेसिकली हमें असेसमेंट करना है हॉर्टिकल्चर के फील्ड में, एस्टिमेशन करना है कि कितना प्रोडक्शन आएगा हॉर्टिकल्चरल क्रॉप्स का। सो कोऑर्डिनेटेड हॉर्टिकल्चर असेसमेंट एंड मैनेजमेंट यूजिंग जियो इन्फॉर्मेटिक्स। फाइन। फसल इज द नेक्स्ट स्कीम। अगेन दिस इज रिलेटेड टू फॉरकास्ट, एग्रीकल्चरल फॉरकास्ट। फसल स्कीम फुल फॉर्म देख लेते हैं। फॉरकास्टिंग एग्री आउटपुट यूजिंग स्पेस एग्रोमेट्रोलॉजी and land-based observations. This was launched in the year 2006 by the Ministry of Agriculture and Farmers Welfare, जहाँ पर फील्ड क्रॉप्स के प्रोडक्शन को फॉरकास्ट करते हैं हम यूजिंग अगेन एग्रोमेट्रोलॉजी एंड लैंड-बेस्ड ऑब्जर्वेशंस, स्पेस-बेस्ड ऑब्जर्वेशंस। नाउ
आई हैव स्किप दिस स्कीम, नॉट वेरी इंपॉर्टेंट. ये आता है RKVY रफ्तार, राष्ट्रीय कृषि विकास योजना, रेम्यूनरेटिव अप्रोचेस फॉर एग्रीकल्चर एंड अलाइड सेक्टर रेजुविनेशन. आई रिपीट, राष्ट्रीय कृषि विकास योजना, रेम्यूनरेटिव अप्रोचेस for agricultural and allied sector rejuvenation. This is a centrally sponsored scheme with the fund sharing of 60:40 and 90:10. Rashtriya Krishi Vikas Yojana was launched in the year 2007. RKVY Raftar was launched in the year 2017 to make farming a remunerative business and achieve holistic development of agricultural and allied sector. The implementing agency would be state agricultural departments. Fine. There are certain sub schemes under it. Bringing green revolution to the eastern India, this was launched in 2010. Crop diversification scheme in original green revolution states, जहाँ पे पहले ग्रीन रिवोल्यूशन हुआ था इनिशियली कुछ स्टेट्स में ही हुए थे ग्रीन रिवोल्यूशन, फिर वो धीरे धीरे ईस्टर्न साइड में एक्सपैंड किया. तो जहाँ पर जैसे वेस्टर्न उत्तर प्रदेश है, पंजाब है, हरियाणा है, ये बेसिकली रीजन था जहाँ पर ग्रीन रिवोल्यूशन हुआ था. तो वहाँ पर अब हमें क्या अचीव करना है? क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन, बिकॉज ग्रीन रिवोल्यूशन वाज मेनली फोकस्ड ऑन स्टेपल क्रॉप्स लाइक वीट, राइस. अब हमें क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन करना है. तो राष्ट्रीय कृषि विकास, नाम में क्या है? कृषि विकास, और हमें कृषि के फील्ड में एग्रीकल्चर और अलाइड सेक्टर में डेवलपमेंट करना है. इसीलिए हॉलिस्टिक डेवलपमेंट की बात कही गई. टारगेट क्या है? एग्रीकल्चर और अलाइड सेक्टर का हॉलिस्टिक डेवलपमेंट हो, ताकि फार्मिंग बिजनेस एक रेम्यूनरेटिव बिजनेस हो. इसके लिए जो एग्जिस्टिंग ग्रीन रिवोल्यूशन स्टेट्स हैं उनमें क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन करना, और ईस्टर्न इंडिया जहाँ पर ग्रीन रिवोल्यूशन इन द इनिशियल फेज नहीं आया था वहाँ पर ग्रीन रिवोल्यूशन लेकर के आना है. उसके अलावा इसमें और क्या करने हैं हमें? प्रॉब्लमेटिक सॉइल का रिक्लेमेशन भी एक पार्ट है RKVY का. FMD जो डिजीज़ होती है उसको कंट्रोल करना है. फिर सेफ्रॉन मिशन भी इसका पार्ट है, और एक्सेलरेटेड फॉर्डर डेवलपमेंट प्रोग्राम भी इसी में आता है. सो देयर आर मेनी थिंग्स कवर्ड अंडर दिस स्कीम. दिस इज देयरफॉर कॉल्ड अ वेरी हॉलिस्टिक, वेरी कॉम्प्रिहेंसिव स्कीम विच एम्स एट इंक्रीजिंग द farmers' income through holistic development of agriculture and allied sector. Now, moving to the next scheme, we have PM ASA scheme. This is Annadata Aay Sanrakshan Abhiyan. This is like providing income support. फार्मर के प्रोड्यूस का उनको सही दाम मिले, इसी के लिए लाया गया है प्रधानमंत्री अन्नदाता आय संरक्षण अभियान, लॉन्च्ड बाय मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर इन द ईयर 2018. वेरी इंपॉर्टेंट, 2018 में PM आशा लॉन्च किया गया ताकि रेम्यूनरेटिव प्राइसेस मिल सके फार्मर्स को, और जो MSP में इश्यूज़ हैं उनको दूर करना था. इसके अंतर्गत 3 कंपोनेंट्स हैं. पहला कंपोनेंट है PSS, प्राइस सपोर्ट स्कीम, जिसमें पल्सेस, ऑयल सीड्स और कोपरा को प्रोक्योर किया जाता है बाय नाफेड एंड FCI. और जो लॉस और एक्सपेंडिचर आएगा इनके द्वारा वाइल प्रोक्योरमेंट ऑफ पल्सेस, ऑयल सीड एंड कोपरा, सेंटर बियर करेगा वो कॉस्ट. ये है प्राइस सपोर्ट स्कीम, जिसमें पल्सेस, ऑयल सीड्स और कोपरा को प्रोक्योर किया जाता है बाय नाफेड एंड FCI. सेकेंड इज प्राइस डेफिशिएंसी पेमेंट स्कीम. इसमें जितने भी ऑयल सीड्स होंगे जिसके लिए MSP नोटिफाई किया जाता है वो कवर्ड है इसमें, मतलब इसमें ऑयल सीड्स कवर्ड है प्राइस डेफिशिएंसी पेमेंट स्कीम के अंतर्गत. इसमें कोई फिजिकल प्रोक्योरमेंट नहीं होता है. इसमें बेसिकली ये प्रोविज़न है कि आप मार्केट में जाएं, अपना प्रोड्यूस लेकर के, ऑयल सीड लेकर के वो उसको बेचें, और जो MSP अनाउंस किया गया है जिन भी ऑयल सीड्स के लिए MSP अनाउंस किया गया है, MSP और आपके एक्चुअल सेलिंग प्राइस में अगर डिफरेंस आता है तो वो डिफरेंस अमाउंट आपको DBT के थ्रू कंपनसेट कर दिया जाएगा बाय द सेंटर. यहाँ पर कोई फिजिकल प्रोक्योरमेंट का प्रोविजन नहीं है, इसीलिए नाम है प्राइस डेफिशिएंसी पेमेंट. जो प्राइस डेफिशिएंसी है, जो भी गैप आएगा आपके MSP प्राइस में और एक्चुअल सेलिंग प्राइस में, वो हम दे देंगे आपको थ्रू DBT मोड. इसलिए कोई फिजिकल प्रोक्योरमेंट इसमें नहीं है. इसमें ऑयल सीड्स कवर्ड है. पहले वाले में ऑयल सीड्स के अलावा पल्सेस और कोपरा भी कवर्ड था, वहाँ पर फिजिकल प्रोक्योरमेंट हो रहा था बाय नाफेड एंड FCI. थर्ड इज, ये पायलट बेसिस पे लॉन्च किया गया था, प्राइवेट प्रोक्योरमेंट एंड स्टॉकिस्ट स्कीम. मतलब प्राइवेट प्लेयर्स, नॉट जस्ट FCI, नॉट जस्ट नाफेड, प्राइवेट प्लेयर्स भी आएँ, प्रोक्योरमेंट में हाथ बढ़ाएं और प्रोक्योरमेंट में हेल्प करें गवर्नमेंट एजेंसीज़ का. ये इसी पायलट बेसिस पे इसको लॉन्च किया गया था, प्राइवेट प्रोक्योरमेंट स्टॉकिस्ट स्कीम. ये भी सिर्फ ऑयल सीड क्रॉप्स के लिए था. पायलट बेसिस पे कुछ सेलेक्टेड डिस्ट्रिक्ट्स में लॉन्च किया गया था. प्राइवेट प्लेयर भी प्रोक्योर कर सकते हैं एट MSP जब मार्केट प्राइस MSP से कम है तब. इससे किसान को नज़दीकी जो भी प्राइवेट प्लेयर हैं उनको वो अपने प्रोडक्ट्स को जाके बेच देंगे एट MSP, उनको सही प्राइस मिल जाएगा. और प्राइवेट प्लेयर जो कम प्राइस पे हैं उनको कंपनसेशन कैसे किया जाएगा? उनको सर्विस चार्ज मिलेगा
एट 15% ऑफ MSP, और कंपनसेशन प्रोवाइड किया जाएगा प्राइवेट प्लेयर को इस तरह से. CACP recommends MSP for 23 crops. There are 7 cereals, 5 pulses, 7 oilseeds and 4 commercial crops. So MSP is announced for 22 crops and FRP is for sugarcane. Therefore total there are 23 crops, लेकिन MSP का पूछा कितने crops हैं, तो 22 crops. FRP तो sugarcane के लिए होता है, fair and remunerative price. Fine. तो कितने सीरियल्स हैं, कितने पल्सेस हैं, कितने ऑयल सीड्स हैं, तो 7 सीरियल्स और ऑयल सीड्स हैं, पल्सेस 5 हैं, कमर्शियल क्रॉप्स 4 हैं. ध्यान में रखिएगा 7 7 5 4, 7 क्रॉप्स सीरियल्स हैं, 7 ऑयल सीड क्रॉप्स हैं, 5 पल्सेस हैं और 4 कमर्शियल क्रॉप्स हैं. फाइन. सो वी आर डन विद दिस PM ASA स्कीम एज वेल. मूविंग टू द नेक्स्ट स्कीम. दिस स्कीम इज National Food Security Mission. This was launched in the year 2007. NFSM, National Food Security Mission, launched in the year 2007 by the Ministry of Agriculture and Farmers Welfare as a centrally sponsored scheme. This has been renamed now from 2022-23 financial year, that is from this year onwards. This is called as Food and Nutrition Security Mission. Food and Nutrition Security Mission. पहले सिर्फ फूड सिक्योरिटी की बात थी, अब फोकस किस पर हो रहा है हमारा, शिफ्ट किधर कर रहा है, न्यूट्रिशन की तरफ, और न्यूट्रिशन और कोर सीरियल्स की तरफ, ज्वार बाजरा रागी जितने भी मिलेट्स हैं उनके तरफ हमारा फोकस जा रहा है. इसलिए वर्ड अब जुट गया फूड एंड न्यूट्रिशन सिक्योरिटी. तो पहले ये नेशनल फूड सिक्योरिटी मिशन 2007, अभी 2022-23 से दिस इज नाउ फूड एंड न्यूट्रिशन सिक्योरिटी. दिस हैज बीन लॉन्च्ड एज अ सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम. इस स्कीम के अंतर्गत हम फोकस करते हैं राइस, व्हीट और पल्सेस के प्रोडक्शन को इंक्रीज़ करने के लिए. इस स्कीम के अंतर्गत जितने फंड एलोकेट किए जाते हैं उसमें से 30% फंड्स एलोकेट किए जाते हैं महिलाओं के लिए, वुमेन फार्मर्स के लिए. 33% फंड्स, 1/3 स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स के लिए, 16% SC, 8% ST. देयर आर 8 कंपोनेंट्स अंडर NFSM. NFSM राइस, NFSM wheat, NFSM pulses, NFSM core cereals, NFSM nutri cereals, NFSM commercial crops, NFSM oil seeds and oil palm, NFSM seed village program. Fine, just दिमाग में रखें कि कौन कौन सा कंपोनेंट है. लेट्स मूव टू द नेक्स्ट स्कीम. प्रमोशन ऑफ एग्रीकल्चरल मैकेनाइजेशन फॉर इन सिटू मैनेजमेंट ऑफ क्रॉप रेसिड्यू इन स्टेट्स ऑफ पंजाब हरियाणा. ये जो एग्रीकल्चरल रेसिड्यूज़ को वहाँ पे एक प्रैक्टिस है कि वो बर्न कर देते हैं. इससे बहुत ज़्यादा पॉल्यूशन हो रहा था दिल्ली वाले एरिया में, इसीलिए स्कीम लॉन्च किया गया था मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर के द्वारा 2018 में. 2018-19 से 19-20 2 साल के लिए सेंट्रल सेक्टर स्कीम के तौर पे लॉन्च किया गया था, ताकि पॉल्यूशन कम हो जाए दिल्ली NCR रीजन में. क्यों? क्योंकि जो स्टबल बर्निंग होता था वहाँ पे, उसके लिए वो इंसेंटिवाइज कर रहे हैं ताकि वो स्टबल बर्निंग ना हो. आप एग्रीकल्चरल मैकेनाइजेशन के थ्रू उनको कटाई करें, हार्वेस्टिंग करें, ना कि शॉर्टकट तरीका निकाले उसको जला दें. ठीक है. सो दिस इज स्कीम कॉल्ड प्रमोशन ऑफ एग्रीकल्चरल मैकेनाइजेशन फॉर इन सीटू मैनेजमेंट, मतलब ऑन द साइट मैनेजमेंट करना है क्रॉप रेसिड्यू का. इसके लिए कैसे? थ्रू एग्रीकल्चरल मैकेनाइजेशन. किस स्टेट्स में लॉन्च किया गया था? पंजाब हरियाणा में, उत्तर प्रदेश में जो NCR रीजन है वो वाला उत्तर प्रदेश का पार्ट, और दिल्ली. ठीक है. किसान क्रेडिट कार्ड स्कीम हमने कवर कर लिया अपने पुराने वीडियोस में. एग्रीकल्चरल सेंसस की क्विक हाइलाइट्स देख लेते हैं. एवरेज साइज एग्रीकल्चरल लैंड होल्डिंग का भारत में 2015-16 एग्रीकल्चरल सेंसस के हिसाब से कितना है? 1.08 हेक्टेयर. 1.08 हेक्टेयर. सबसे ज़्यादा एग्रीकल्चर लैंड होल्डिंग नागालैंड में है. ठीक है. कितना? 5 हेक्टेयर के आसपास. सबसे कम केरला में 0.18 हेक्टेयर. तो हाईएस्ट लैंड होल्डिंग 5 हेक्टेयर का नागालैंड में है. लोवेस्ट लैंड होल्डिंग केरला में है, ओनली 0.18 हेक्टेयर. एवरेज साइज एग्रीकल्चर लैंड होल्डिंग का पूरे देश में एवरेज 1 हेक्टेयर के आसपास है, 1.08 हेक्टेयर. टोटल नंबर ऑफ ऑपरेशनल लैंड होल्डिंग कितना मिलियन हेक्टेयर है? 146 मिलियन हेक्टेयर ऑपरेशनल लैंड होल्डिंग है. बाय नंबर ऑफ पीपल उत्तर प्रदेश इज द हाईएस्ट जो लैंड टिलिंग करते हैं. टोटल ऑपरेटेड एरिया के हिसाब से, मतलब जहाँ पर कल्टीवेशन सबसे ज़्यादा होता है इन टर्म्स ऑफ एरिया, वो राजस्थान है. लेकिन कितने लोग इन्वॉल्व हैं एग्रीकल्चरल ऑपरेशन में, तो उस हिसाब से उत्तर प्रदेश हाईएस्ट होगा. ठीक है. सबसे ज़्यादा लैंड होल्डिंग पर फार्मर
किस स्टेट में है? नागालैंड में। सबसे कम केरला में है। सबसे ज़्यादा लोग इन्वॉल्व हैं एग्रीकल्चरल टिलिंग में उत्तर प्रदेश में। सबसे ज़्यादा एरिया, ऑपरेटेड एरिया कहाँ है? राजस्थान में है। कितने फार्मर्स, स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स हैं? 86.2%। कितने फीमेल ऑपरेशनल लैंड होल्डर्स हैं? दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। 14% के आसपास, 13.87% फीमेल ऑपरेशनल लैंड होल्डर्स हैं। और फीमेल जो लैंड होल्डर्स हैं उन्होंने कितना एरिया ऑपरेट किया है 2015-16 के हिसाब से? 11.5%। ठीक है, ओनली एंड ओनली 11.5%। सो दीज आर द इम्पॉर्टेंट टेक अवेज। हम ये पूछता है हमेशा कि कितने एरिया के हिसाब से फार्मर को क्या कहेंगे? मार्जिनल फार्मर कहलाएंगे अगर आपके पास ज़मीन 1 हेक्टेयर से कम की है। ठीक है। फिर स्मॉल फार्मर वो होते हैं जिनके पास एरिया 1 हेक्टेयर से 2 हेक्टेयर के बीच की है। मीडियम में 2 कैटेगराइजेशन, एक सेमी मीडियम, एक मीडियम। मीडियम पूछे ओवरऑल तो 2 हेक्टेयर से 10 हेक्टेयर, 1 हेक्टेयर से कम मार्जिनल, 1 हेक्टेयर से 2 हेक्टेयर के बीच में स्मॉल, मीडियम 2 हेक्टेयर से 10 हेक्टेयर। लेकिन मीडियम में सेमी मीडियम हो जाएगा तो 2 से 4 हेक्टेयर और मीडियम 4 से 10 हेक्टेयर। ठीक है, सेमी मीडियम 2 से 4 हेक्टेयर, मीडियम 4 से 10 हेक्टेयर, लार्ज में 10 हेक्टेयर से ज़्यादा। जनरली ये पूछते हैं स्मॉल किसको कहते हैं, मार्जिनल किसको कहते हैं। तो स्मॉल इज़ बिटवीन 1 to 2 हेक्टेयर, स्मॉल एंड मार्जिनल इज़ एनीथिंग बिलो 2 हेक्टेयर, सेमी मीडियम इज़ 2 to 4 हेक्टेयर, मीडियम इज़ 4 to 10 हेक्टेयर, लार्ज इज़ 10 or more. Fine. Then we have now we are done with all the schemes. अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं जो हमें लिख लेने चाहिए, समझ लेने चाहिए। जो इनिशिएटिव्स हैं एग्रीकल्चरल मिनिस्ट्री के द्वारा वो भी देख लेने चाहिए। तो निकरा जो है नेशनल इनिशिएटिव इन क्लाइमेट रेजिलिएंट एग्रीकल्चर, हमें एग्रीकल्चर को क्लाइमेट रेजिलिएंट बनाना है। उसके लिए एक स्कीम लॉन्च किया था, ICAR के द्वारा लॉन्च किया गया है स्कीम, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च के द्वारा 2011 में, ताकि हम क्रॉप मैनेजमेंट के लिए मतलब क्लाइमेट रेजिलिएंट हमारा एग्रीकल्चर हो, उसके लिए प्रॉपर क्रॉप मैनेजमेंट करें, वाटर प्रोडक्टिविटी को इम्प्रूव करें, वाटर एफिशिएंसी को इम्प्रूव करें, न्यूट्रिएंट यूज़ एफिशिएंसी को इम्प्रूव करें, कार्बन और न्यूट्रिएंट बजटिंग पर ध्यान दें, राइस वीट सिस्टम में खासतौर पे। ये है बेसिकली स्कीम का टारगेट जो लॉन्च हुआ था 2011 में, निकरा 2011 बाय ICAR। KVK's कृषि विज्ञान केंद्र, ये भी ICAR का इनिशिएटिव है। पहला KVK पूछा जा चुका है ये क्वेश्चन, कहाँ खुला है? पुडुचेरी में 1974 में। ये 100% सेंट्रली फंडेड स्कीम है। आज के डेट में टोटल अपडेट हुआ होगा, अगर मान लीजिए तो इसको आप अपडेट कर लें, आई विल ऑल्सो सी कि कितने हैं लेटेस्ट। लेकिन यहाँ पे 726 आप याद रखें, 726 कृषि विज्ञान केंद्र है हमारे देश में। बेसिकली ग्राउंड लेवल पे जो साइंटिफिक डिस्कवरीज हो रही हैं इन द फील्ड ऑफ एग्रीकल्चर, उसको इम्प्लीमेंट कराना, ताकि लोग साइंटिफिक तरीके से एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस को प्रैक्टिस करें। तो कृषि विज्ञान केंद्र बेसिकली एग्रीकल्चर एक्सटेंशन सेंटर है। कितने KVKs हैं? 726। सबसे ज़्यादा कहाँ पे है? उत्तर प्रदेश में। आर्या क्या है? अट्रैक्टिंग एंड रिटेनिंग यूथ इन एग्रीकल्चर, युवाओं को एग्रीकल्चर में अट्रैक्ट करना। ये 2015 में लॉन्च किया गया था और इसको भी इम्प्लीमेंट किया जाता है कृषि विज्ञान केंद्र के माध्यम से। एक ऐप है हॉर्टिनेट फार्मर कनेक्ट ऐप बाय अपीडा, एग्रीकल्चर एंड प्रोसेस्ड फूड प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी, जिसमें हॉर्टिकल्चरल आइटम्स के प्रोडक्शन को बूस्ट करना है, उसके लिए ये ऐप बनाया गया है। फाइन। देन वी हैव AMIF, दैट इज़ एग्री मार्केट इंफ्रास्ट्रक्चर फंड। ये फंड है जो नाबार्ड के अंतर्गत क्रिएट किया गया है एग्रीकल्चरल मार्केट को, उनके इंफ्रास्ट्रक्चर को बूस्ट करने के लिए। दिस हैज़ बीन लॉन्च्ड इन द ईयर नहीं लिखा है, ईयर देख लेना आप। एग्री मार्केट इंफ्रास्ट्रक्चर फंड कॉर्पस कितना है? 2000 करोड़ का नाबार्ड के अंतर्गत क्रिएट किया गया है फॉर डेवलपिंग मार्केटिंग इंफ्रास्ट्रक्चर इन 585 APMCs एंड 22,000 ग्रामीण एग्रीकल्चर मार्केट्स। फाइन, 2000 crore corpus is important. Then we have NPOP, that is National Program for Organic Production. This was launched in the year 2001. ऑर्गेनिक प्रोडक्शन के लिए बहुत पहले से स्कीम चलता आ रहा, 2001 में ही लॉन्च किया गया था। दिस वॉज लॉन्च नॉट बाय द मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर बट बाय द मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। क्यों? क्योंकि ऑर्गेनिक प्रोडक्शन का
सबसे बड़ा बेनिफिट है कि हमें फॉरेन एक्सचेंज मिलता है, हम इसको एक्सपोर्ट कर सकते हैं और फॉरेन करेंसी कमा सकते हैं, डॉलर कमा सकते हैं. दिस इज़ देयरफॉर बाय द मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री टू इंसेंटिवाइज द प्रोडक्शन ऑफ ऑर्गेनिक crop in India. Okay, fine. Then we have Small Farmers Agribusiness Consortium, which was established in the year 1994. This is an autonomous society under the Ministry of Agriculture and Farmers Welfare. Under Societies Registration Act 1860, this was launched. Then we have Pusha Krishi, a mobile app developed to realize the dream lab to land of IARI Pusha. Pusha Krishi is a mobile app which was developed to realize the dream lab to land. जो भी लैब में हम इनोवेशन करते हैं इन द फील्ड ऑफ एग्रीकल्चर, उसको ज़मीन पे उतारना है, किसान को बताना है कि कैसे वो प्रैक्टिस करें. इसके लिए पूषा कृषि मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया था IARI इंडियन एग्रीकल्चरल रिसर्च इंस्टीट्यूट के द्वारा. देन वी हैव अ प्राइस स्टेबलाइजेशन फंड विच वॉज लॉन्च बाय द डिपार्टमेंट ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स विथ इफेक्ट फ्रॉम 2016. कॉर्पस इसका था 500 करोड़ का. बेसिकली ये लॉन्च किया गया था टू टैकल इन्फ्लेशनरी ट्रेंड्स ऑफ इम्पॉर्टेंट एग्रीकल्चरल हॉर्टिकल्चरल कमोडिटीज़ लाइक अनियन, पोटैटो, पल्सेस टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ कंज्यूमर्स. मतलब अगर कोई कमोडिटी की प्राइस बढ़ जा रही है तो उसके लिए ये फंड है ताकि उसके प्राइस को कंट्रोल में रखा जा सके. इसके लिए वो क्या करते हैं कि इस स्कीम के अंतर्गत वो स्टॉकिंग करते हैं और ताकि मेंटेन हो सके प्राइस इंपॉर्टेंट एग्रीकल्चरल कमोडिटीज़ का. कॉर्पस 500 करोड़ प्राइस स्टेबलाइजेशन फंड, डिपार्टमेंट ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स 2016. शुरुआत में ये डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर मतलब मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर में था, बाद में इसको ला दिया गया डिपार्टमेंट ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स. 500 करोड़ का कॉर्पस है, 2016 में लॉन्च किया गया प्राइस स्टेबलाइजेशन फंड. फाइन. देन देयर इज हाँ, ये जो प्राइस स्टेबलाइजेशन फंड है कॉर्पस, द फंड इज़ मैनेज बाय SFAC, स्मॉल फार्मर्स एग्री बिजनेस कंसोर्टियम. यहाँ पे कुछ 3 स्कीम्स हैं मिनिस्ट्री ऑफ कोऑपरेशन के, वो भी देख लेते हैं. एक है सहाकार 2022. दिस वाज लॉन्च्ड बाय द NCDC, दैट इज़ नेशनल कोऑपरेटिव डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन, इन द ईयर 2018 बाय द मिनिस्ट्री ऑफ कोऑपरेशन. 2018 इंपॉर्टेंट है. मिनिस्ट्री ऑफ कोऑपरेशन ने सहाकार 2020 कोऑपरेटिव्स को सपोर्ट करने के लिए, फंड करने के लिए, ताकि चाहे वो फार्म सेक्टर के कोऑपरेटिव हो या फिर नॉन फार्म सेक्टर के कोऑपरेटिव हो, उनको फंडिंग सपोर्ट प्रोवाइड करना है. इसके लिए NCDC ने लॉन्च किया सहाकार 2022. आयुष्मान सहाकार, सहाकार हिंदी शब्द है कोऑपरेटिव्स का, मतलब जहाँ भी आप देखो सहाकार तो समझ लेना कि कोऑपरेटिव्स के लिए ही बात हो रही है यहाँ पे. तो सहाकार 2022 NCDC ने लॉन्च किया 2018 में मिनिस्ट्री ऑफ कोऑपरेशन ने. पहले ही मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर, अभी मिनिस्ट्री ऑफ कोऑपरेशन अमित शाह हैं, उन्होंने बनाया है ताकि कोऑपरेटिव्स को बूस्ट किया जा सके भारत में. तो ये 2018 में लॉन्च हुआ था. उसके बाद आयुष्मान सहाकार 2020 का है, ये भी NCDC का है, मिनिस्ट्री ऑफ कोऑपरेशन का है. अफोर्डेबल एंड होलिस्टिक हेल्थ केयर थ्रू हॉस्पिटल्स, हेल्थ केयर, एजुकेशनल फैसिलिटीज़ बाय कोऑपरेटिव. जो कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ हैं उनके थ्रू हमें ये सारी चीज़ें प्रोवाइड करनी है. और आयुष फैसिलिटीज़ जो हैं उनको भी हमें प्रमोट करना है कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ के थ्रू. फिर नंदिनी सहाकार 2021 में लॉन्च किया गया है. नंदिनी वर्ड से वुमेन आ जाना चाहिए. वुमेन फोकस्ड फ्रेमवर्क ऑफ फाइनेंशियल असिस्टेंस टू द कोऑपरेटिव्स बाय NCDC अगेन. सो वी आर डन विथ all these schemes which were important under the Ministry of Agriculture and Farmers Welfare in this video and in the videos which we have already seen before, जो मैंने वहाँ पे डाला है YouTube पे. तो आप वो भी वीडियो देख लें, ये भी देख लें. आई होप ये बेनिफिशियल होगा. बहुत जल्दी से मैंने कवर किया है और मैं समझता हूँ कि अगर आप मेंस देने जा रहे हैं तो इतनी बेसिक अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो गई होगी ये सारी चीज़ों को लेकर के. बहुत सारी चीज़ें जो हमें करना चाहिए बाय चॉइस, तो ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ रिटेन कर सके टिल द डेट ऑफ एग्जामिनेशन. ओके, थोड़ा लंबा हो गया वीडियो, लेकिन बहुत सारी चीज़ें हमने कवर कर ली हैं. थैंक यू सो मच. हैव अ ग्रेट डे हेड. बाय बाय.